हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं मैग्नेस बेंस हिंदी मीडियम में। तो आज लेके आए हम एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको हमने पिछली कक्षा में भी 9वीं कक्षा में भी पढ़ रखा है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था भाई निर्देशांक अक्षों द्वारा किसी भी बिंदु की तल पर स्थिति देखते थे। भाई स्थिति कैसे हो सकती है, उस बिंदु को हम कैसे उसकी पोजीशन बता सकते हैं, कहाँ पर वो रहेगा, उसकी स्थिति क्या है, इस चीज़ को हमने देखा था। उसके बाद से हम 10th में आते हैं। भाई 10th में हमने उसके बाद से चीज़ें पढ़नी है। देखो 10th में मेनली हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। देखो सबसे पहले हम 9th क्लास को भी थोड़ा रिपीट करेंगे, क्योंकि भाई पीछे का शायद तुम भूल गए होगे, और नहीं भूले तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वो भी रिपीट कर लेंगे। जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति की भूमिका, मतलब निर्देशांक ज्यामिति है क्या, उसके पीछे वाली चीज़ को भी हम उसमें रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेनली 10वीं कक्षा में हमारे पास जो मेन पढ़ना है हमें वो क्या है, एक तो दूरी सूत्र पढ़ना है हमें, फिर विभाजन सूत्र पढ़ना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 3 टॉपिक हमारे मेन हैं इस चैप्टर के, ठीक है, जिनको हमें इसमें पढ़ना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले निर्देशांक ज्यामिति की भूमिका के बारे में। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो ये क्या है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो भाई निर्देशांक अक्ष जो था, जो कि हम कहते थे एक्स अक्ष था और वाई अक्ष था, ठीक है, इसके द्वारा हम किसी बिंदु की स्थिति प्राप्त करते थे। जैसे कि समझ लो ये हमारा बोर्ड है, इस पर मैंने कहा ये बिंदु है। अब ये बिंदु तो है, अगर कहा जाए इसका एड्रेस बताओ, एड्रेस का मतलब ये है कहाँ पर बिंदु, इसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हम कहेंगे भाई बोर्ड से हम कह सकते हैं ये 2 फुट राइट में है और 1.5 फुट ऊपर है, ऐसा कुछ कह देंगे भाई। तो मतलब क्या हो रहा है, हम किसी एक फिक्स पॉइंट को ले रहे हैं भाई, उसको फिक्स ले रहे हैं, इसको फिक्स ले रहे हैं, उसके अनुसार इसको बता पा रहे हैं, ठीक है, उसके अनुसार इसे बता पा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ फिक्स करने के लिए, हमें कुछ चीज़ें फिक्स करने के लिए हम लेंगे निर्देशांक अक्ष लेंगे, ठीक है, निर्देशांक अक्षों का युग्म लेंगे। अब निर्देशांक अक्ष क्या है, तो ये था हमारे पास एक्स अक्ष था और वाई अक्ष था, ठीक है। इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते थे, क्या, एक ये होता था हमारा एक्स अक्ष था, ठीक है, और ये वाई अक्ष था। इन 2 चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि भाई इसको हम कहते थे ये एक्स निर्देशांक है और ये वाई निर्देशांक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई एक्स निर्देशांक क्या है। भाई एक्स निर्देशांक जो है और वाई निर्देशांक, दो चीज़ों की, जिसे कहा जाता है, देखो एक्स निर्देशांक होता है, इसे हम कहते हैं भुज भी कहते हैं, ये याद रखना है, इसे भुज कहा जाता है, और इसे कहा जाता है कोटि। ये 2 चीज़ें याद रखना भाई, एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तो ये हमारा जो है ये रेखा, इसे कहा जाता है हमें, हम कहते हैं एक्स निर्देशांक, ठीक है भाई, ये एक्स निर्देशांक हो गया। इसकी बात करें तो ये क्या होगा, तो ये होगा वाई निर्देशांक। चलो भाई, ये हो गया एक्स निर्देशांक, ये हो गया वाई निर्देशांक, ये 2 चीज़ें हो गई। चलो बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था भाई, इसमें कुछ कहीं पॉजिटिव था कहीं नेगेटिव था, ये भी चीज़ें थी। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं तो ये होता है, ये इसका मूल बिंदु है, ठीक है, और मूल बिंदु क्या है, तो ये यहाँ पर होता है 0 और 0, ये मूल बिंदु है। इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है -1, -2, -3 और -4, इस तरह से माइनस नेगेटिव में जाता है एक्स की तरफ। वाई की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा, यानी कि +1, 2, 3, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर हमारा प्लस में रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से चलेगा। नीचे की बात करें तो माइनस में होगा -1, -2, -3, -4, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई ये एक्स निर्देशांक है, मतलब एक्स बिंदु इसके आधार पर निर्धारित होगा। वाई एक्सिस जो है वाई निर्देशांक है, इसके आधार पर वाई बिंदु निर्धारित होगा। अब कोई भी बिंदु, जैसे कि मैं कह रहा था ये बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, इस बिंदु की बात करें, इसकी पोजीशन बताइए, इसकी स्थिति बताइए, तो हम कहेंगे भाई ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक्स अक्ष पे -4 है और वाई अक्ष पे 4 है, तभी ये बिंदु पाया गया। यानी इसका एड्रेस क्या निकल गया है, इसका एड्रेस निकल गया भाई, इधर से एक्स पे -4 है और वाई पे 4 है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं भाई, एक्स पे 4 है और वाई पे 4 है, यानी ये 4 और 4 आ गया,
ठीक है। अब हम किसी भी बिंदु को कैसे दर्शाते हैं, इस बिंदु का नाम कैसे लिखते हैं, तो याद रखना कोई भी बिंदु जो दर्शाई जाती है उसमें पहले x आता है और फिर y आता है, हमेशा यही होता है, पहले x होगा और फिर y होगा। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ पॉइंट को लेते हैं जिनको इस पे दर्शा के देखते हैं भाई कि पॉइंट लेने में, बिंदु को दर्शाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हमें, तो उस पर थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि बिंदुओं को लेने में हमें कोई दिक्कत तो हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ क्या करते हैं, हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, ये हमारे पास आगे ग्राफ पेपर है। ठीक है, अब ग्राफ पेपर की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्स लिख लेते हैं। तो भाई हमने क्या करा है, ये वाई एक्स हो गया है और यहाँ से हमने ये एक्स एक्स ले लिया है। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। या फिर हम डिफरेंट कलर में ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे ज़्यादा विजुअल हो सकता है। ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है, ये हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, जिसमें हम कह सकते हैं ये जो लाइन आई है ये एक्स अक्ष लाइन है, ये जो है वो वाई एक्स लाइन है। तो इसको कह सकते हैं क्या, ये हमारे पास है एक्स निर्देशांक, और ये वाली जो है ये हमारे पास आ रही है जो है वाई निर्देशांक। ठीक है भाई, ये आ गया आपका एक्स निर्देशांक, ये वाई निर्देशांक। इस पे नंबर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। इधर ऊपर की बात करें तो ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। ये दोनों राइट साइड में प्लस रहता है, ऊपर प्लस रहता है। और बात करें लेफ्ट की, तो लेफ्ट के में क्या होगा, तो लेफ्ट में हो जाएगा नेगेटिव, माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से बढ़ेगा। नीचे की बात करें तो नीचे भी माइनस में जाएगा, मतलब ये आ रहा है -1, -2, -3, -4, -5 और -6। यानी हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया है जिसमें राइट में प्लस में जा रहा है, लेफ्ट में माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। हमने क्या बनाया, ग्राफ बनता ही ऐसे है। ठीक है, इसमें लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, मतलब जो एक्स अक्ष में लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है, इस तरह चलेगा। वाई अक्ष में ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये चीज़ चलता है। ठीक है, चलो भाई अब क्या करते हैं, कुछ पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ए पॉइंट लिया है, ए पॉइंट हमें दे रखा है भाई 4 और 5, बी पॉइंट ले रखा है -3 और 2, सी पॉइंट ले रखा है हमने 3 और -2, ये हमने ले लिखा है। इस पॉइंट को दर्शा लेते हैं, और भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं भाई। एक डी पॉइंट है, ये 0 और 5 है। ठीक है, अब देखो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले ए पॉइंट को लिखा है 4 और 5, यानी इसमें हम देख सकते हैं, हमेशा याद रखना कोई भी पॉइंट आता है उसमें पहला एक्स होता है और वाई होता है। ये मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई पॉइंट लेते हैं, बिंदु लेते हैं, तो उसमें पहला वाला निर्देशांक जो होता है वो एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। ठीक है, चलो तो इसमें एक्स और वाई की बात करें तो देखो ए कितना है, 4 और 5 है। 4, 5 मतलब एक्स 4 है इसका, देखो ए 4, 5 मतलब एक्स 4 है और वाई 5 है, यही चीज़ है। चलो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स की जगह 4, एक्स पे 4 ये पॉइंट 4 आ रहा है, और वाई पे 5 ये पॉइंट 5 आ रहा है। इसको अगर मिलाना चाहे तो कहाँ जाएगा, तो एक्स का 4 ऊपर जाके यहाँ पे आएगा और वाई का यहाँ पे आएगा, तो ये बिंदु आ रहा है यहाँ पे, जो कि क्या हो रहा है, एक्स से 4 पे जा रहा है और वाई से 5 पे जा रहा है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 और 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बिंदु कौन सा हो गया, ए बिंदु हो गया, इस तरह से दर्शाया जाएगा। दूसरे बिंदु की बात करें तो -3 और 2, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है -3, -3 मतलब ये बिंदु आ गया, और वाई 2 है मतलब ये आ गया। तो -3 और 2 यहाँ से ऊपर जाएगा, लंब इस पर बिल्कुल ये आएगा, इस पर लंब ऐसे आएगा, तभी ये पॉइंट आएगा। तो इसको हमें खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली हम यहाँ पॉइंट पे लगाते हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं ये -3 के सामने है एक्स के, और इसकी बात करें तो 2 के सामने, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा,
एक्स आपका आ रहा है -3 और वाई आ रहा है 2, ये चीज़ आ गया और ये आपका आ गया बी पॉइंट, ठीक है, बी आ गया। सी की बात करते हैं तो सी में क्या है, तो एक्स 3 है और वाई -2 है, एक्स हमारा 3 पे जा रहा है और वाई एक्स 3 पे जा रहा है और वाई -2, यानी बिंदु तो ये वाला आ रहा है, ठीक है, एक्स कहाँ जा रहा है 3 पे जा रहा है और वाई आ रहा है -2 पे। ओके, तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं भाई, ये पॉइंट कौन सा आ गया, तो ये आ गया है 3 और -2, ठीक है, ये पॉइंट जो आ गया है वो -3 और 2 है और ये पॉइंट जो है वो 4 और 5 है। इस तरह से हमने इसको दर्शा दिया है। डी पॉइंट की बात करें तो देखो एक्स 0 है और वाई 5 है, एक्स 0 मतलब एक्स पे कितना चला, तो एक्स पे तो कुछ चला ही नहीं, यही रह गए। ये पॉइंट जो होता है वो 0 होता है, यहाँ पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है और इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर 0 0 हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्स तो 0 है और वाई 5 है, यानी एक्स देखो क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, 0 से आगे बढ़ेगा 1 2 3 4, लेकिन वहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, एक्स तो 0 है तो आगे बढ़ा ही नहीं, मतलब एक्स यहीं रह गया। और वाई की बात करते हैं, वाई कितना है, तो 5 है, तो ये बिंदु यहाँ से बढ़ते हुए वाई तो ये आ गया और एक्स 0 है, यानी मिल के ये कहाँ बन रहे हैं, यहीं बनेंगे, तो ये बिंदु आपके पास आ गया और इसका नाम आ गया है डी पॉइंट है, जो कि 0 और 5 है, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर मैं एक और पॉइंट बनाना चाहूँ, ई पॉइंट मान लो मैंने लिख दिया और ये लिख दिया मैंने -3 और 0 लिख लिया, या फिर -4 और 0 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, x का मान -4 यहाँ पहुँच गया और y का मान ऊपर जाता है, लेकिन y तो 0 है, ऊपर तो गया ही नहीं, तो यहाँ पर ये पॉइंट आया, ऊपर गया ही नहीं तो यही रह गया, तो ये पॉइंट आ गया और इस पॉइंट का नाम क्या आ गया, तो -4 और 0 आ गया है और जो कि बिंदु है हमारे पास E। इस तरह से हम बिंदु को दर्शा पा रहे हैं, ठीक है, ये बिंदु हमारे पास आ गया। ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं भाई कोई भी बिंदु जो होता है, कोई भी जो रेखा निर्देशांक होता है उसको हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी 9वीं क्लास में। इसके बाद से आगे चलेंगे, आगे क्या चलेंगे भाई, निर्देशांक की मदद से हम ज्यामिति करेंगे। ज्यामिति मतलब देखो दो बिंदु हैं, उनको जब मिलाओगे तो एक रेखा बन जाएगी, ठीक है। अगर 4 बिंदुओं को मिलाओगे तो एक चतुर्भुज बन जाएगा, 3 बिंदुओं को मिलाओगे तो त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी क्या है आकृति बन जा रही है, तो हम इन बिंदुओं के कारण से, बिंदुओं की वजह से एक ज्यामिति करेंगे, ठीक है। उस ज्यामिति के बारे में देखेंगे भाई, किस तरीके से दूरी निकाल पा रहे हैं, किस तरह से क्षेत्रफल निकाल पा रहे हैं, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ मैंने ये निर्देशांक की भूमिका आपको बता दी कि भाई कैसा है, ये क्या करता है, बिंदुओं की स्थिति को बताता है कि बिंदु कहाँ पर मौजूद है, किसी भी चीज़ में बिंदु कहाँ पर मौजूद है उसकी स्थिति को आपको बता रहा है, ठीक है। चलो भाई, जो कि यहाँ पर है निर्देशांक की भूमिका में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने, आप नोट कर लेना, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। कभी कभी बोल देता है भाई भुज 5 है और कोटि 3 है, और आप बोलोगे भुज और कोटि है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। चलो भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र नाम से दिख रहा है दूरी निकालने का सूत्र, उसे दूरी सूत्र कहा जाता है। अब वो दूरी सूत्र होगा क्या, तो वापस हम इसी स्लाइड पे आते हैं, इस वाले पे। अब यहाँ पर देखते हैं कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देते हैं। अब दूरी कैसे निकाली जाएगी, अब देखो मैं कहता हूँ कि कोई पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके निर्देशांक होंगे x का मान होगा 7 और y का मान कितना होगा 3 होगा, ठीक है। इसको मैंने मान लिया f पॉइंट, भाई ई पॉइंट तक आ गया था, f पॉइंट मैंने ले लिया, वो 7 और 3 आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। बाकी पॉइंट को हम मिटा देते हैं, इन दोनों पॉइंट से इनकी दूरी निकाल के देते हैं, कैसे निकलती है दूरी। चलो भाई, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। अब दूरी कैसे निकालूंगा, तो इसके बीच एक रेखा खींच देते हैं, मैं दूरी निकालनी है तो रेखा कैसे खींचेगी, तो रेखा की बात करें तो यहाँ पर हम खींच सकते हैं इसकी रेखा, ये एक रेखा खींच गई है, ठीक है, ये एक रेखा खींच गई है। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ए बी निकालना है, यानी ए बी की, ए बी नहीं है वो ए एफ है, ए एफ की दूरी निकालनी है। भाई दूरी कैसे निकलेगी, ए एफ की दूरी निकलेगी, तो मैंने क्या किया, ए और एफ को मिला दिया, मिलाने के बाद क्या होगा, दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी मतलब ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। और वो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं,
एक रेखा खींचते हैं ऐसा कुछ, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये पूरी रेखा यहाँ तक हो जाएगी। चलो भाई, अब हम इसमें देख पा रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि भाई इसकी दूरी इतने की दूरी कितनी है, तो इतनी की दूरी, पूरी दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 थी पूरी, ये पूरी 7 है, ठीक है। अगर मैं पूरी 7 की बात, तो इतनी कितनी है, तो 4 के बाद आता है 5 6 7, मतलब इतने की कहूँ, इतने की कहूँ तो ये 3 दूरी है, 3 है। चलो भाई ठीक है। इधर की बात करें तो ये 2 है भाई, ये 2 ही है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाई ये 2 दूरी है, ये 2 है और ये 3 है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, ए एफ निकालना है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए एफ अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो 3 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग। अब 3 का वर्ग है और प्लस में 2 का वर्ग, और इससे निकल रहा है तुम्हारा ए एफ की दूरी निकल रही है। और ये 3 आया कैसे, ये 3 कैसे आया, अब 3 की बात बताऊँ, 3 आया कैसे, 3 आया है हमारा पूरे में से इसको घटा दिया तो 3 आ गया, ऐसे 3 आया था। यानी मैं इसको निकालने की जगह, इसको बताने की जगह मैं अगर कहूँ कि पूरा 7 था उसमें से 4 को घटाया, यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर आएगा, तभी तो 3 आएगा वो, ठीक है। इस ये 2 कैसे आया, तो पूरा है, पूरा कितना था, 4 में से 3 गया, इस 4 में से 3 गया, सॉरी ये x था, ठीक, हाँ ये 5 में से 3 गया, 5 है ना, इसकी ऊंचाई y 5 है, तो ये पूरा 5 है, 5 में से 3 गया तभी तो 2 बचा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 5 में से 2 गया तभी 3 बचा। तो इस तरीके से आपका ये निकल रहा है। अब इसी को अगर मैं लिख दूं कुछ अलग तरीके से, अलग तरीका मतलब x और y के तरीके से, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये x1 और y1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x2 और y2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों की दूरी निकालनी है। दूरी कैसे निकलेगी भाई, तो दूरी निकलेगी वही चीज़ यहाँ पर जो भी हमने किया कि भाई पूरा जो है, ये पूरा जो है x2 है में से x1 घटाएंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं x2 में से x1 घटाएंगे। और दूसरा क्या है, y, यहाँ पे y वाला कौन सा है, y1 में से y2 घटाएंगे, तो ये y1 में से y2 घटाएंगे, ये कर सकते हैं, ठीक है। x2 में से x1 घटा दिया और y1 में से y2 घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख लो। ये पाइथागोरस के हिसाब से स्क्वायर आता है। स्क्वायर अगर यहाँ से हटाते हो तो इस पे रूट लग जाता है, तो यही इसका सूत्र बन जाएगा। किसका, दूरी का सूत्र बन गया। दूरी का सूत्र क्या बन गया कि ए एफ दूरी कैसे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y1 - y2। अब बोलोगे सर फॉर्मूले में ना ये, अच्छा ये तो प्लस होगा, यहाँ पे पाइथागोरस में प्लस ही होता है, पाइथागोरस में प्लस होगा, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पर क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y1 - y2 लिखा है आपने, जबकि फॉर्मूले में लिखा था y2 - y1। बुक में तो सर ये लिखा हुआ है, तो आपने ये क्यों लिख दिया। अब मैं आपको बताऊं कि आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर ही है। क्यों, क्योंकि इसमें से जब माइनस कॉमन लोगे तो स्क्वायर उस माइनस को प्लस कर देगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए आप ये भी लिख सकते हो। यानी मैं बुक की तरफ से लिखना चाहूँ तो इसी को लिख सकते हो तुम ऐसे, y2 - y1। अब मतलब तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया होगा भाई दूरी का सूत्र निकला कैसे, फॉर्मूला आया कैसे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए एफ, मतलब कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे होगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट, इससे निकलता है दूरी का सूत्र। तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि भाई दूरी का सूत्र ये होता है, और ये सूत्र बिल्कुल याद रखना, इस पर बहुत से फार्मूले बनने वाले हैं, ठीक है, बहुत से फार्मूले इस पर बनने वाले हैं। ओके चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। ओके तो इसके बाद हम आते हैं, तो दूरी सूत्र हमारा क्या निकल गया, कोई भी दो बिंदु है, जैसे कि मान लिया ए बिंदु हमारे पास दे रखा है x1 y1, और बी बिंदु दे रखा है हमारे पास x2 और y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ए और बी, इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे,
तो ये हो जाएगा हमारा पूरे रूट में होगा x2 माइनस x1 का वर्ग होगा प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग होगा। ये चीज़ आएगा, ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है आपको, ठीक है। इससे हम दूरी निकाल पा रहे हैं। अब देखो दूरी निकालने से क्या क्या फ़ायदा होंगे। दूरी निकालने से फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज कौन सा होगा भाई। देखो 3 निर्देशांक पॉइंट आपको दे रखे होंगे, ठीक है, 3 निर्देशांक बिंदु दे रखे होंगे। अब उससे कहा जाए भाई त्रिभुज कौन सा बन रहा है। जैसे कि मैं इसी में बात करूँ, यहाँ पर मान लो आपके पास 3 बिंदु दे दिए, एक बिंदु ये दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया है और एक बिंदु ये दे दिया। अब कहा जाए इससे जो त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज किस तरह का है, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या ये समबाहु त्रिभुज है। भाई कौन सा त्रिभुज ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा त्रिभुज कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस त्रिभुज को क्या कहा जाता है। तो हम बात करते हैं इसी में, एक अगला स्लाइड। जैसे कि बात करूं मैं, त्रिभुज की बात करें, तो त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज जो हमारा होता है ऐसा, ठीक है, त्रिभुज 3 तरीके का हो जाएगा हमारे पास। कैसे त्रिभुज जाएंगे, या फिर कोई त्रिभुज होगा, जैसे कि इसी में लिख देता हूं मैं, ये हमारे पास आ रहा है ABC। अगर कभी AB बराबर BC बराबर में CA आ जाए, यानी AB का निर्देशांक BC का निर्देशांक, इन दोनों के दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे, AB की दूरी निकालेंगे और AC की दूरी निकालेंगे। अगर तीनों दूरियां बराबर हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज, और ये हमारा बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। यानी हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज में अगर आपको सिद्ध करना है, 3 बिंदु आपको दे रखे हैं और आपको सिद्ध करना है कि क्या वो समबाहु त्रिभुज है, तो आप क्या सिद्ध करोगे, उसकी तीनों भुजाओं की दूरी निकाल लोगे और तीनों दूरियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। नीचे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कहा जाए समद्विबाहु, अगर त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु अगर ऐसा कुछ कह दें तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें कोई सी दो, इनमें से कोई सी 2 भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा। यानी इसमें क्या हो सकता है, AB बराबर में BC निकालना पड़ेगा, या फिर BC बराबर में AC निकालना पड़ेगा, या फिर AC बराबर में AB निकालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है, या ये इस तरह से होगा। तीनों में से कोई एक तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, ठीक है। यानी कोई सी 2 भुजाएं अगर बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद हम चलते हैं चतुर्भुज की बात करते हैं। तो चतुर्भुज में क्या है, मान लो ये आ गया आपके पास, ये क्या है, आयत आ गया आपके पास, ठीक है ना। अगर आपको सिद्ध करना है कि वो आयत है, सिद्ध करना है कि आयत है, तो आयत कैसे सिद्ध करोगे, तो आयत की बात करें ABCD। आयत से पहले मैं बात करता हूँ समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है वो भी बना देते हैं, ऐसा कुछ है इसमें तो नहीं है इसमें, वैसे मैं नॉर्मल ही बना देता हूँ। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, ये ABCD। चलो भाई, ये बात करते हैं समांतर। अगर आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदु दे रखे हैं और कहा जाए समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो क्या करेंगे आप, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले निकालेंगे AB की दूरी और DC की दूरी। यानी अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, AB बराबर में DC आ जाए और AD बराबर में BC आ जाए, यानी हम कह पा रहे हैं अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जा रही हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ से अगर 4 बिंदु आपको दे रखी है और कहे भाई समांतर चतुर्भुज सिद्ध कीजिए, तो हम क्या करेंगे, उसके आमने सामने की भुजाएं पहले निकाल लेंगे। अगर वो बराबर हो जाती है तो वो क्या हो, समांतर चतुर्भुज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, अगर हम बात करते हैं आयत की, जो आयत आपको ऊपर दिख रहा है, चलो ये आयत आ गया। अगर आपको सिद्ध करना पड़े कि आयत है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, AB बराबर में DC होना चाहिए और AD बराबर में BC होना चाहिए,
ठीक है, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल सही है। फिर सर फर्क क्या है दोनों में? भाई ये इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर, इसमें भी बराबर, ठीक है। तो हमने अगर ये बराबर किया तो क्या पता वो आयत निकल गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। आयत में कुछ तो अलग होता है, तो बोलोगे सर 90 डिग्री का कोण होता है, आयत में इसमें 90 का नहीं होता। लेकिन बेटा निर्देशांक में हम 90 डिग्री कहाँ से निकालें? कोण तो हम निकाल नहीं पा रहे इसमें। अब कोण नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब 90 डिग्री वाला लॉजिक कैंसिल। उसके अलावा कुछ बताओ। तो सर क्या होता है? तो होता कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए बस कि इसकी विकर्ण जो होते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको आयत सिद्ध करना है तो विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आयत सिद्ध करना है तो विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर ये विकर्ण लिखा और ये विकर्ण लिखा, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि भाई AC बराबर में DB भी होगा। ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आयत निकालना है तो ये चेक करना पड़ेगा। अगर आयत ना निकाल के समांतर चतुर्भुज निकालना है तो विकर्ण चेक ही नहीं करना, ठीक है। अगर मान लो तो बोलोगे सर अगर वो आयत रहा और हमें कहा समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए, तो फिर क्या कहते हैं, हम इसके आमने सामने की भुजाएं चेक करेंगे, वो बराबर निकल जाएगा और हम उसे समांतर चतुर्भुज निकाल देंगे और होगा तो वो आयत। तो गलत हो जाएगा। तो बेटा गलत नहीं होगा, जो मैंने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब अगर समांतर चतुर्भुज आपको बोला है तो यही दो चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर इसमें भी आपने यही दो चीज़ें चेक की और बोल दिया समांतर चतुर्भुज है, तो हाँ ये भी समांतर चतुर्भुज है, यानी एक आयत जो होता है वो भी समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। ये वाला रूल होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है ना बराबर। लेकिन इसको प्रूफ करना है, ये वाले रूल तो इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब ये वाले रूल जब इसके अंदर आ रहे हैं तो ये समांतर चतुर्भुज भी है और आयत भी है। ये इसके अंदर दोनों क्वालिटी है, ये समांतर भी है और आयत भी है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ समांतर है, ये याद रखना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको। इसके बाद की बात करें, ये हो गया आपका वर्ग और ये हो गया आपका ये आ गया समचतुर्भुज। इसमें भी हम लिख लेते हैं A B C D। ये चारों बिंदु आ गए, ठीक है। ये हमारा है समचतुर्भुज, प्रूफ करेंगे इसे। और ये होगा वर्ग। अब क्या क्या सिद्ध होगा? तो समचतुर्भुज अगर आपको सिद्ध करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको चारों भुजाएं बराबर करनी पड़ेगी। AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में DA। अगर किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो जाती है, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो उसे कहा जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज हो गया आपके पास। अगर उसके बाद हम कहते हैं वर्ग हमें निकालना है, तो वर्ग में क्या होगा? तो वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी इसमें भी AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में DA, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क वही है जो पिछले वाले में था। क्या फ़र्क है? तो बात करेंगे फिर से विकर्ण की। तो इसके विकर्ण जो होते हैं, अरे इसके विकर्ण जो होते हैं, इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं भाई कि AC बराबर में BD भी होता है, यानी इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। यानी कि अगर आपको चार बिंदु दे रखें और कहे कि भाई समचतुर्भुज निकालो, ठीक है, तो आपको बस चारों भुजाएं बराबर करनी है, ठीक है, विकर्ण चेक नहीं करने। लेकिन अगर आपको कहता है वर्ग निकालना है तो आपको चारों भुजाएं बराबर करनी होगी और विकर्ण भी चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। विकर्ण भी चेक कर लोगे तो तब जाके आप उसको सिद्ध कर पाओगे कि वर्ग है, ठीक है। अगर वर्ग सिद्ध करना है तो विकर्ण भी चेक करने पड़ेंगे और चारों भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी। ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। एक होता है
ये क्या सर पतंग बना रहे हो क्या? बिल्कुल भाई पतंग ही बना रहे हैं, ठीक है ना, पतंग बन रहा है हमारे पास। अब क्या है इसमें, ये आ गया ए बी सी और डी। इसकी बात करें तो अगर कहा जाए पतंग प्रूफ कीजिए कि भाई पतंग के आकार का है, तो पतंग के आकार में क्या होता है, तो पतंग के आकार में आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर होता है ए डी के और बी सी बराबर होता है सी डी के, ठीक है। ए बी बराबर होता है ए डी के और बी सी बराबर होता है सी डी के, ओके। तो ये बराबर होते हैं, तो अगर ये ऐसे बराबर हो जाते हैं तो इसको हम कहेंगे पतंग शेप है, ठीक है ना, ये पतंग के आकार का है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें और भी होती है, जैसे कि ये जो होते हैं एक दूसरे पे लंब होते हैं, ये रेखा बीच वाली रेखा को समद्विभाजित करती है। इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो मैं उस टाइम बताऊंगा, वैसे आपके पे बहुत कम क्वेश्चन ऐसे कुछ आएंगे। मेनली क्या है, आपको सिद्ध करना है कि कौन सा पतंग है, कौन सा आयत है, कौन सा वर्ग है, कौन सा समांतर चतुर्भुज है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको दूरी निकालनी तो आ गई, दूरी निकाल के करोगे क्या, तो करना यही तो है कि भाई कौन सी आकृति है वो सिद्ध करना है, ठीक है ना, कौन सी आकृति है वो सिद्ध करना है, ऐसे ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। चलो भाई, इसको आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ और देखते हैं इसके कुछ उदाहरण के बारे में। उदाहरण नंबर 1 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कहते हैं, तो उदाहरण नंबर 1 में क्या रखा है कि 3 2 -2 3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। अब देखो 3 बिंदु आपके पास आ गए, अब ये त्रिभुज बना रहे हैं। अब पहले तो सिद्ध करना है क्या ये त्रिभुज बना रहे हैं, और उसके बाद सिद्ध करना है अगर हाँ त्रिभुज बना रहे हैं तो फिर क्या होगा, किस प्रकार का त्रिभुज है। तो पहले मैंने एक नॉर्मली त्रिभुज बना दिया आपके सामने, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया आपके पास, ठीक है भाई, त्रिभुज आपके पास बन गया है। इसमें हम लिख सकते हैं भाई ये ए पॉइंट आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया, और ए हमारा है 3 2, दूसरा है -2 -3 और सी बिंदु है 2 और 3, ठीक है भाई, 3 बिंदु आ गए। अब हमें देखना है, पहले देखना है भाई कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं की दूरी निकाल लेते हैं। तो पहला काम क्या है भाई, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था भाई दूरी का सूत्र था अंडर रूट में x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - में y1 का वर्ग। ये फॉर्मूला था, इसी को लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ठीक है। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, ए बी की दूरी निकालनी है। तो ए बी की दूरी कैसे निकलेगी, तो ए बी की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं x1 और y1, इसको मानेंगे x2 और y2, ये चीज़ हो जाएगा। अब इससे निकाल लेते हैं दूरी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं भाई ए बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x2 कितना है तो -2, x1 कितना है 3 तो मतलब -3, ये चीज़ हो जाएगा हमारे पास, इसका वर्ग हो गया। y2 कितना है तो -3 और y1 कितना है -2, इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम निकाल सकते हैं क्या चीज़, -5 का वर्ग हो गया और ये -5 का वर्ग हो गया, और इसको लिखा जा सकता है, देखो क्या होता है, -5 -5 का वर्ग क्या होगा, प्लस का 25 होगा, ठीक है। ये प्लस का 25 हो गया और प्लस का 25 हो गया। देखो एक छोटी सी शॉर्टकट वाली ट्रिक आपको बता देता हूँ, वैसे सॉल्व करके भी वही आना है। अगर कभी भी यहाँ पर लिखा रहे x² और x² रूट में है तो इसको सीधे लिख देना x√2, ये लिख देना। कैसे मैं अभी बता देता हूँ, अगली बार से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या करते हैं, √5 का स्क्वायर 25 आएगा और -5 का स्क्वायर 25 आएगा, -5 का स्क्वायर 25 आएगा। इसको लिख सकते हैं √50, और √50 को लिखा जा सकता है कैसे, तो इसको लिखा जा सकता है 2 गुने में 25 लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर 25 को हम 5 लिख सकते हैं और ये 5 आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा √2, यानी हम कह सकते हैं ए बी की दूरी आ गई 5√2 आ गई, ठीक है ना। चलो भाई इतना देख लो पहले। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके इसको डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, तो हम इसको कर लेते हैं और ये भी डायरेक्टली आपको समझ तो आ ही गया होगा।
इसको सीधे देखो, -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, यानी हम डायरेक्ट 5 -5 मतलब स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाता है, यानी दो अगर सेम चीज़ है तो सीधे हम 5√2 लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलो भाई ए बी आ गया। अगर मैं बी सी निकालना चाहता हूँ तब क्या होगा, तो बी सी में अब की फिर से वही करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हटाया और यहाँ लिख दिया क्या, x1 और y1 लिख दिया। ठीक है, अब बोलोगे सर अगर गलती से हमने उल्टा मान लिया तो क्या होगा, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आप इसको x2 y2 मान लो या x1 y1 मान लो, या फिर इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हाँ बट ये मत करना कि इसको x2 और y1 लिख लो, नहीं ये मत करना, अगर 2 है तो दोनों 2, y1 है तो दोनों 1, इस तरह से चलना है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं, इसमें BC की बात करते हैं। तो BC में हम देख सकते हैं भाई, वर्ग निकालेंगे, मतलब कि BC की दूरी निकालेंगे, तो 2 माइनस में -2, 2 माइनस में -2, इसका वर्ग जाएगा, प्लस में 3 माइनस में -3, ये वर्ग जाएगा। इसको लिखा जा सकता है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी ये आ रहा है आपका 4 का वर्ग, और माइनस माइनस प्लस जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 का वर्ग। और इसको लिखा जा सकता है क्या, 4 का वर्ग क्या होता है 16 और 6 का 36, और ये आ रहा है हमारे पास, इसको हम कर सकते हैं 4 16 36 42 52, रूट में 52 आ सकता है, और इस 52 को कर सकते हैं हम 2√13। चलो भाई ये आ गया। ठीक है, और बात करते हैं हम BC AC निकालते हैं। तो AC अगर निकालना चाहें तब क्या होगा, तो AC के लिए अब कि इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं, x2 y2 लिख देते हैं, तो वही होगा हमारे पास 2 माइनस में 3 प्लस में 3 माइनस में 2, और इसको लिख सकते हो क्या भाई, ये 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और ये आ जाएगा √2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, चलो ये भी आ गया। हाँ देखो, त्रिभुज में क्या होता है, पहली चीज़ इसने पूछी थी, त्रिभुज बनाते हैं क्या क्या, क्या ये बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज है। मतलब पहली चीज़ हमें इसमें ये सिद्ध करनी है क्या ये त्रिभुज बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या लॉजिक है, कैसे पता चलेगा त्रिभुज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि त्रिभुज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे की कंडीशन क्या होती है। अभी हमारे पास जो ये त्रिभुज आया है, इसकी तीनों भुजाएं आई है, कितनी कितनी आई है, तो एक आया है पहले AB आया है 5√2, ये 5√2 आया है, ये 2√13 आया है, और ये √2 आया है, ये आया। ठीक है, अब कोई भी त्रिभुज जो होती है, याद रखना A B और C, कोई भी त्रिभुज होता है उसमें हमेशा दो भुजाओं का योग जो होता है, ठीक है, दो भुजाओं का योग जो होता है वो बड़ा होना चाहिए तीसरे से। यानी कि अगर कहा, इसमें कंडीशन क्या होगी, AB प्लस में AC ये बड़ा होना चाहिए हमेशा BC से, या फिर हम कह सकते हैं AB प्लस में BC ये बड़ा होना चाहिए AC से, या फिर कह सकते हैं BC प्लस में AC ये बड़ा होना चाहिए AB से। ये तीन कंडीशन होती है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी दो भुजाओं को जोड़ेंगे वो तीसरे से बड़ा होना ही चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहूँ इसकी, ये √13 था यहाँ पे, √13 था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गया था, ये आ गया था 25 50 आ गया था, और ये 52 आ गया था, और ये 2 आ गया था, 50 52 2। हाँ, तो यहाँ से हम देखो चेक करेंगे भाई क्या चीज़ हो रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा अभी निकालने में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पर जो था ये हमारा आया था √50, अरे क्या बात हो गई, ये आया था √50, और ये आया था √52, और ये आया था √2, यही था। अब क्या अभी तुम्हें दिख रहा है कि इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो बोलेगा हाँ सर दिख रहा है। बेटा योग बराबर नहीं है, रूट में रूट कभी नहीं जुड़ता ऐसे, ठीक है, ये योग बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे, लेकिन ये चीज़ रूट में है तो क्या हुआ,
एक और लॉजिक है, क्या क्या इसमें इन दोनों के वर्गों का योग तीसरे के बराबर है? तो हाँ भाई दिख रहा है बिल्कुल। अब हमें दिख रहा है कि ए बी का वर्ग जो है प्लस में ए सी का वर्ग जो है वो कितना आ रहा है, तो वो बी सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम चेक करके बता देते हैं। और बिल्कुल आ रहा है। कैसे? इसका वर्ग है √50 का वर्ग, ये है √2 का वर्ग, और ये है √52 का वर्ग। ये हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, और स्क्वायर से रूट कट गया, यानी हम कह पा रहे हैं कि 52 बराबर में 52। यानी क्या हो रहा है? यानी ये कह सकते हैं अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर आ रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या थी? जब दो भुजाओं का योग, वर्गों का योग तीसरे के बराबर आ जाए तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए बी और ए सी का वर्ग जो है वो बी सी के बराबर, मतलब ये कर्ण है और ये 90 डिग्री का कोण है। यानी हम इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि इसमें हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस में बी सी का वर्ग जो है, सॉरी ए बी प्लस में ए सी का वर्ग जो है वो बी सी के बराबर है। यानी हम इसमें कह सकते हैं यहाँ पे ए बी प्लस में ए सी, इनके वर्गों का योग जो है वो बी सी के बराबर आ रहा है। इसको वर्ग निकाल लेते हैं, फिर इनको पता चल जाएगा। √50 का वर्ग प्लस में √2 का वर्ग, ये आ रहा है 52 आ रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं ये 52 कौन सा आया था? 52 हमारा आया था BC आया था, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? ये BC का वर्ग है। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं? तब त्रिभुज ABC समकोण है। त्रिभुज है, ठीक है ना, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, बाय पाइथागोरस के अनुसार है। ठीक है, तो ये आप इसको इतना नोट कर सकते हो। पीछे वाली चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी उसमें क्या था? ये तो डायरेक्ट पाइथागोरस हो गया, लेकिन वैसे कैसे चेक करते हैं? तो चेक इस तरीके से करते हैं, यानी ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये कंडीशन क्या है कि दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना ही चाहिए, तभी वो त्रिभुज संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट रूट में आते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन रूट का मान अगर आप निकाल के देखोगे तो उसमें होगा ऐसा कि दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो पाइथागोरस लग गया तो करने की जरूरत पड़ी नहीं हमें, तो इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। ठीक है, इनसे हमने तीनों भुजाएँ निकाली, तीनों भुजाएँ आ गई, और दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे के बराबर आ गया, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, बात खत्म। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अगला उदाहरण दे रखा है, दर्शाइए कि बिंदु ये चारों एक वर्ग है। एक वर्ग दर्शाना है। वर्ग के लिए भी मैंने क्या बताया था भाई, जो बताया था वही करेंगे। वर्ग के लिए हमने करना था चारों भुजाओं को बराबर, और उसके बाद विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, वर्ग बना लेते हैं। ये हमने बना दिया वर्ग, इसमें A आ गया, B है, C है और D है। ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, चलो भाई, A पॉइंट को हमने माना 1 7, ये हमारे पास है 1 और 7 है, और B है 4 और 2, और ये है -1 और -1, और C है D दे रखा है मैं -4 और -4। अब याद रखना, इसको लाइन वाइज ही लिखना है, यानी A पहले B C D, ऐसा नहीं कि ये किधर उल्टा उल्टा लिख दिया, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो भाई, ये चीज़ आ गया। हमें क्या करना है, दर्शाइए कि ये 4 बिंदु जो हैं वो वर्ग है। वर्ग मतलब हमें वही चीज़, चारों भुजाएं बराबर करनी है, और उसके बाद विकर्ण भी बराबर करना है। तो पहले हम देखते हैं भाई ए बी कितना आएगा। ए बी की बात करें तो ये रूट में आएगा, और 4 माइनस में 1 का वर्ग, प्लस में 2 माइनस में 7 का वर्ग, ये 4 है। चलो ठीक है, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 का वर्ग बचा। 2 में से 7 गया तो -5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, बात एक ही होती है। ठीक है, ये कर दिया 5 का वर्ग, और इसको 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, और 5 का वर्ग ये आ गया 9, प्लस में ये 25 आ गया, और इसको जोड़ेंगे तो √34 आ जाएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास बी सी को देखेंगे तो इसमें भी देख सकते हैं क्या चीज़ भाई, 4 में से 1 गया माइनस का, यानी हम लिख सकते हैं 4 माइनस में -1 का वर्ग, प्लस में 2 माइनस में -1 का वर्ग।
ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है कितना, 4 और 1 5 यानी 5 का वर्ग हो गया, और ये 3 का वर्ग हो गया, और फिर से वही चीज़, ये आ रहा है 25 प्लस में 9, और ये आ रहा है √34, सेम आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं भाई CD की बात करते हैं। CD की बात करते हैं तो क्या होगा, तो वही है -1। अब यहाँ पर क्या है, ये भी प्लस का आएगा, ये प्लस था यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो यानी हम क्या कर रहे हैं इसमें, -1 माइनस में 4 का वर्ग होगा, और प्लस में -1 और माइनस में 4 का वर्ग होगा। ये थोड़ा सा ऐसे नहीं, -1 माइनस में क्या आ रहा है, -4 है, ठीक है, तो -4 लिखेंगे, प्लस में -1 है और माइनस में 4 होगा। ये आएगा हमारे पास, क्या हो रहा है, -1 में से माइनस कर रहे हैं -4 को, तो ये तो 2 बार माइनस आ गया। दूसरा -1 में से -4 करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 3 का वर्ग, और माइनस माइनस प्लस होगा यानी -5 होगा, -5 का वर्ग क्या होगा, तो भाई -5 का ही वर्ग लिख लेता हूँ। इसको लिखा जा सकता है, ये 9 है और ये 25 है, और मिला के कितना आ रहा है, ये आ रहा है 34, ठीक है, यानी CD भी बराबर हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं AD की, भाई AD भी बराबर होना चाहिए। AD की बात करते हैं तो AD में कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 में से 4, 1 में से माइनस में -4 हो गया, प्लस में 7 में से 4 माइनस हो गया। इसको लिखा जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम इसको कर सकते हैं, ये 5 का वर्ग है, और प्लस में ये कितना आएगा, 3 का वर्ग आएगा, और ये फिर से सब वही आ रहा है, तो ये भी √34 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये भी √34, यानी हमने देख लिया इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो चारों भुजाएं बराबर होगी, उसमें 2 कंडीशन हमारे पास आ गया, या फिर ये समचतुर्भुज होगा या फिर ये वर्ग होगा। हमें निकालना है वर्ग। वर्ग के लिए हमें इसके विकर्ण बराबर करने हैं, और विकर्ण क्या है इसके, तो विकर्ण इसका AC है और DB है, ये निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं AC। AC की बात करते हैं तो AC में क्या होगा, इसको माना x1 y1, इसको x2 y2, ऐसे कर सकते हैं। तो -1 -1 का वर्ग, प्लस में -1 माइनस में 7 का वर्ग, ये कितना होगा, -2 का वर्ग हो गया, यानी कि उसको लिखा जा सकता है 4। ये -8 का वर्ग हो गया, जो कि लिखा जा सकता है 64, यानी ये हो गया 68। चलो भाई ये तो निकल गया हमारा AC। अब देखते हैं DB कितना आएगा। DB की बात करते हैं तो DB हमारे पास आ रहा है, 4 में से 4 गया, मतलब 4 में से -4 है, प्लस में 2 में से -4 है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और 4 8, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 2 में से 4 गया, -2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 होता है। क्या ये बराबर आ गया, तो हाँ भाई, इसकी चारों भुजाएं भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। हम यहाँ लिख सकते हैं, तब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, ठीक है ना, और AC बराबर में DB भी है, ठीक है ना, AC बराबर में DB भी आ रहा है। अब क्या करेंगे, तब ABCD एक वर्ग है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यानी आपको चेक करना है दूरी सूत्र से इसको चेक करना है कि ये वर्ग है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वर्ग आ गया है आपका, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, देखो ऐसी कुछ आकृति दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। आकृति किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था को दर्शाता है। आश्मी, भारती और कैमिल क्रमशः ABC, ये चीज़ 3 चीज़ें, यानी आश्मिन और भारती और कैमिल, ये 3 ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। क्या आप सोचते हैं कि ये एक सीधे में बैठे हैं, क्या ये एक सीधी लाइन में बैठे हैं। अब सीधी लाइन क्या होती है, सीधी लाइन को कहा जाता है संरेखी, और संरेखी क्या होता है उसको भी चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, सीधी रेखा में बैठे हैं और सकारण उत्तर दीजिए। सकारण उत्तर मतलब इसका पूरा आंसर दिखाना है। अब देखो सीधी लाइन में बैठने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं कहूँ AB की दूरी और BC की दूरी
अगर AC की दूरी बराबर हो तभी तो तीनों एक ही लाइन में होंगे। यानी यहाँ पर बात हो रही है, जब भी अगर आपको कहे कि तीन बिंदु एक ही लाइन में है कि नहीं, उसे कहा जाता है संरेखी। ठीक है ना, जो बोल रहे हैं ना कि क्या आप सोचते हैं कि वो एक ही सीधे बैठे हैं, इस सीधे बैठे का मतलब क्या हो रहा है, तो ये संरेखी की बात कर रहे हैं। जब भी है इसका मतलब संरेखी निकालना। और संरेखी कैसे निकालते हैं, तो हम निकालेंगे दो छोटी साइडों को जोड़ेंगे और बड़े वाले के बराबर होना चाहिए, AC के बराबर। ये तीन चीज़ निकालेंगे। यानी पहले हम देख लेते हैं A का पॉइंट कितना है, तो A पॉइंट कितना है, पहले तीनों के पॉइंट निकालते हैं। A बिंदु कितना है, तो A में आप देख सकते हो X 3 है और Y 1 है। ठीक है, तो यानी हमने लिखा ये क्या। B की बात करें तो X कितना है, तो X है 6 और Y है 4, ये चीज़ है, X 6 और Y 4। ठीक है, C की बात करें तो C कितना है, X आ रहा है 8 और Y आ रहा है 6, X आ रहा है 8, Y आ रहा है 6, ये 3 पॉइंट आ रखा है। ठीक है, पहले निकालेंगे AB की दूरी। AB को निकालेंगे तो क्या होगा, 6 में से 3 जाएगा प्लस 4 में से 1 जाएगा, और ये आ रहा है हमारे पास कितना, 3 का वर्ग और 3 का वर्ग। और ये मैंने बताया था जब सेम होता है तो उसको क्या लिख देते हैं, सीधे 3√2 लिख देते हैं। चलो ये आ गया। BC की बात करते हैं तो कितना है, 8 में से 6 गया, 6 में से 4 गया, इसको लिखा जा सकता है भाई 2 का वर्ग और 2 का वर्ग, दोनों सेम वर्ग आ रहे हैं, इसका मतलब इसको लिख देंगे 2√2 लिख देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, AB हो गया, BC हो गया। अब निकालेंगे AC। AC की बात करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 3 जाएगा और 6 में से 1 जाएगा, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 का वर्ग और 5 का वर्ग, और इसको लिखा जा सकता है 5√2 लिखा जा सकता है। यानी हम इसमें कह सकते हैं क्या भाई, कि AB प्लस में BC, यानी हम जोड़ते तो कितना आएगा, ये आ रहा है 5√2 के, और 5√2 क्या है हमारे पास, AC के बराबर आ गया। यानी हम कह सकते हैं AB प्लस में BC AC के बराबर है, और इसको कहा जाएगा तब A, B और C संरेखी बिंदु है। ठीक है, और साथ में लिख सकते हैं अर्थात, या फिर तब A, B और C एक ही रेखा पर है। ठीक है ना, तब इसका मतलब क्या, अगर ये चीज़ें बराबर आ जाती है, यानी AB प्लस में BC AC के बराबर आता है, तब ये तीनों एक ही रेखा पर होगी। ठीक है, चलो ये हमने लिख दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है X और Y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि X बिंदु जो है इन दोनों से समदुरुस्त है। अब समदुरुस्त क्या होता है, समदुरुस्त की बात मतलब होता है समान दूरी पर होना, समदुरुस्त कहलाता है, जिसे क्या रखा, इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये कैसे है, तो मैंने माना कि एक A बिंदु है जो यहाँ पर आपको दे रखा है X और Y, और इस A बिंदु से एक इधर है और एक इधर है, दो चीज़ें। इसको मैंने माना B जो कि 7, 1 है, और इसको माना C और जो कि है 3 और 5 है। इस समदुरुस्त का मतलब क्या है, समदुरुस्त का मतलब यानी समदुरुस्त मतलब ये हो गया AB जो है वो बराबर होगा AC के, यानी ये जो AB है वो AC के बराबर होगा। ठीक है, अब AB की बात करें तो AB कैसे निकलेगा, तो AB निकालने के लिए हमें रूट में निकालना पड़ेगा, यानी x माइनस में 7 का वर्ग, यानी y माइनस में 1 का वर्ग, x माइनस में 3 का वर्ग, y माइनस में 5 का वर्ग, ये चीज़ आएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने से रूट कट जाएगा।
ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसको अगर खोलते हैं तो क्या होगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस में 2ab मतलब 14x प्लस में इसकी बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर y का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग माइनस में 2y। इसकी बात करते हैं तो x का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग 9 होगा माइनस में 6x होगा। इसको खोलेंगे तो कितना होगा, y का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग कितना है, तो ये माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 सीधे हो जाएगा और माइनस में 10y। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब यहाँ देख सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई को एक तरफ ले आते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। तो क्या करते हैं हम 6x को उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना है माइनस 14x है प्लस में 6x होगा। यहाँ पर माइनस 2y है, अब वो आएगा इधर तो प्लस में 10y आएगा। ठीक है, इधर है प्लस 49 और एक 50 है, उधर से 9 और 25 जुड़ेगा 34 हो जाएगा, इधर आके माइनस 34 हो जाएगा बराबर 0 आ गया। यहाँ से हम देख सकते हैं ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 6 6 12 8x है, मतलब कि 8y माइनस में 8x। ठीक है, 8y माइनस में 8x और बचा कितना है, 50 में से 34 गया 16 बचा बराबर 0। इसमें से 8 कॉमन आ रहा है, सब में 8 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेते आ रहा है y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर में 0। इस 8 को उठा के नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर हमारा मान आ जाता है y माइनस एक्स बराबर जमा में 2 बराबर में 0। यानी यहाँ पर x और y का रिलेशन जो आया है, आपस में जो संबंध आया है, जो x और y का आपस में जो संबंध आया है वो कितना आया है, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये इनका संबंध आ गया, ये इनकी समीकरण बन गई है। तो यहाँ हमें क्या कहा गया है, समदुरुस्त। समदुरुस्त कैसे, इस दोनों का दूरी समान है, उन दोनों को समान में रख दिया, उनका दूरी निकाल लिया और वहाँ से हमारा y और x की समीकरण निकल गई। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में बात करते हैं। इसमें क्या रखा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो a और b से समदुरुस्त है। यानी क्या रखा है, इसने बोला है एक y अक्ष पे बिंदु है। अब मैं बात करूं कि भाई y अक्ष की बात करें जो ऐसे है, अगर y अक्ष पे कोई भी बिंदु होता है, ठीक है, तो उस पर x तो इधर उधर नहीं जाता, यानी x तो 0 ही रहेगा और y का मान कुछ होगा। ये होता है, y अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसमें x 0 होता है और y का कुछ मान होता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हम आगे सोल्व करेंगे। यानी इसने कहा है y अक्ष पर कोई बिंदु है, मतलब 0 और y बिंदु रहा होगा वो, और a बिंदु है, ये a बिंदु दे रखा है 6 और 5 और b बिंदु दे रखा है -4 और 3। ठीक है, ये दे रखा है। अब मैंने दे दिया भाई a b और इसको ले लिया है p। ठीक है, अब हमें वो y ज्ञात करना है, हमें y अक्ष पर ऐसा बिंदु, वो y वाला बिंदु ज्ञात करना है। तो हमें पता है अगर ये समदुरुस्त है तो समदुरुस्त का मतलब PA बराबर में क्या होगा, PB होगा। PA जो होगा PB के बराबर होगा। अब PA की बात करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस में 0 प्लस में 5 माइनस में y। अब क्या होगा यहाँ पे -4 माइनस में 0 और 3 माइनस में y। ये हो गया, दोनों तरफ वर्क करने से रूट कट जाएगा, रूट कट गया। इसकी बात करें तो ये 36 है, इसकी बात करें तो इसका होल स्क्वायर खुलेगा, तो कैसे खुलेगा, 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर और माइनस में 10y। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और इसका खोलेंगे कितना आएगा 9 और फिर आएगा प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में 2ab मतलब 6y आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कट रहा है तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं 10y को उठा के इधर लेके जाते हैं, तो इधर का क्या हो जाएगा 10y प्लस का हो जाएगा और यहाँ -6y है। इधर क्या है 9 और 6 25 है, इधर 25 है, यानी मैं लिख सकता हूँ 36 प्लस में 25 और ये 25 उठ के इधर आएगा तो -25, इससे ये कट गया, ये बचा 36 और ये बचा 4y। और यहाँ से हम कह सकते हैं y का मान कितना आ गया 4 9 36 9 आ गया। यहाँ हम कह सकते हैं y का मान कितना आ गया 9 आ गया।
तो ये y9 आ गया। यानी हमारा जो बिंदु है, y जो अक्ष पर बिंदु है, जीरो और y का मान आया है 9 है, ठीक है। यानी y अक्ष पर बिंदु क्या आ रहा है, 0 और 9 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, दूरी सूत्र के जितने भी उदाहरण हैं उसको कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर हमने आज के दिन निर्देशांक ज्यामिति के कंसेप्ट को क्लियर किया है कि भाई उसमें चीज़ें क्या थी, किस चीज़ों के हम इसमें स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बेस पर हमने उदाहरण भी कर लिए, जिससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसकी पहली प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे, जिससे बिल्कुल हमारे माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने करवाई है उसको पढ़ना है, उसको दोबारा से रिवाइज करना है कि अगली क्लास में आने में वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो, और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मिलती है केजी से लेकर 12th क्लास तक सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप इसके लिए आपको आ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन के वेबसाइट पे आते ही वेबसाइट को जैसे www.magnetbrains.com पे आते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके पास सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हो CBSE बोर्ड या फिर हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करके हिंदी मीडियम की क्लासेस देख सकते हैं, या फिर आप किसी दोस्त को, कोई रिलेटिव्स को, जान पहचान वाले को सजेस्ट कर रहे हैं जो कि केजी से 12th क्लास के बीच में पढ़ता है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर कोई सी भी क्लास को सिलेक्ट करके सारी क्लासेस देख सकता है। हर क्लास की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, जिससे कि उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों को फ़ायदा भी करवाइए, इन वीडियोज़ को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करते हो, जैसे आप हिंदी मीडियम के कोर्स कर रहे हैं, तो क्लिक करते के साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि मैं आपको दिख जाऊंगा और भी टीचर्स दिख जाएंगे। आपको जिसकी भी क्लास देखनी है, जैसे मेरी क्लास देखनी है तो वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ यहाँ पर जितने भी हमने क्लासेस ले रखी है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज आपके पास दिख जाएंगे, और उस टॉपिक पर आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करते के साथ आपको उसकी वीडियो सामने आ जाएगी, जिससे आपको कोई भी टॉपिक ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होनी। इसी तरह से और भी क्लासेस हैं, उसमें भी आप यही चीज़ कर सकते हो, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। तो और बाकी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करते ही ये वीडियो आपके पास आ जाएगा, और वीडियो ऐसा कुछ आएगा, और फिर आप इसमें बहुत आराम से स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताना चाहूँगा कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है हिंदी मीडियम में भी लॉन्च हो रखा है। तो हिंदी मीडियम में क्या है, 100% फ्री एजुकेशन उस हिंदी मीडियम में भी है, जो कि 6ठी से 12वीं क्लास तक के लिए है। तो फिर इसका भी फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। जो भी आपके से रिलेटेड, आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई भी रिलेटिव में जो भी हिंदी मीडियम की क्लासेस भी लेना चाहता है, तो उसकी क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।